मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 56। पहाड़ के ऊपर वाले रुद्र के घर में इस वक्त एक अशांत कक्षा में आरव अपनी सभी शक्तियों को अपने शरीर में एक साथ जागृत करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसके शरीर के चारों ओर अलग अलग चक्र जागृत हो रहे थे और उसे चक्र की ऊर्जा आरव सब महसूस कर पा रहा था। फिर भी उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। वो लगातार अपनी शक्तियों और ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका सर थोड़ा चक्कर आने भी लगा था, पर वह अपनी धैर्य को नहीं खाया और धीरे धीरे अपने शक्तियों को बढ़ने लगा। वो सभी चक्र को जागृत करने के लिए एक एक कर सभी चीजों को ये कह सभी क्रिया विधि और मंत्रों को दोहरा रहा था। इतने समय में उसे सभी मंत्र अच्छे से याद हो चुका था। वही उसे इस तरह से अभ्यास करते जादूगर रुद्रा देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे उसके दादाजी उत्तम देव भी आशा भरी नजरों से आरव को देख रहे थे। इस वक्त उन दोनों के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता, पर उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। दादाजी, यह बहुत जल्द अपने आखिरी चक्र तक भी पहुंच जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें आरव को उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देनी चाहिए ताकि वह अपने दुश्मनों को पहचान सके? हमने फैसला तो ले लिया कि हम उसे पारस साम्राज्य ले जाएंगे और उसे सुनहरी किताब और उसे जादुई जगह को ढूंढ कर आरल शक्तियों यानी उसकी आध्यात्मिक और जन्मजात शक्तियां जो एक उत्तराधिकारियों को मिलती है उसे पाने में उसकी मदद करेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। आप जानते हैं ना, उसे महल में कई खुफिया जासूस है और कौन सा जासूस महल के किसी इंसान का है ये बात पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे उसे वैभव के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। वो हर वक्त षड्यंत्र रचत रहता है, कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अपने जैसा कहा था वैसे तो मैंने उसे हर वक्त इग्नोर किया था, पर जब आ रहा उसके सामने या उसके आसपास रहेगा और जश्न के दौरान अगर गलती से भी आरव का चेहरा किसी ने देख लिया तब क्या होगा? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ये सारी चीजों को सोचते हुए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रुद्र। जिस तरह तुम आरव को नहीं पहचान सके उसे तरह कोई भी नहीं पहचान पाएगा, और हम उसे एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं जो वक्त आने पर मैं तुम्हें और आरव को एक साथ बताऊंगा। अभी के लिए तुम उसकी सभी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए एक गुरु की तरह उसका साथ दो और उस इन सभी चीजों के बारे में बताओ जो मैंने तुम्ही और तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है और समझाया है। वक्त आ गया है अपने दोस्त की मदद करने का। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जादूगरों की जिंदगी कितनी खतरनाक और मुसीबत से भरी हुई होती है, और आरव के पास तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और उसके आसपास तो दुश्मनों की कमी भी नहीं है। हमें उसे धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में बताना होगा, पर तब तक उसे लोगों के बीच छुपकर रहना होगा। जहां तक मैं समझ पाया है उससे हिसाब से तो आरव अपना यादाश्त खो चुका है, जिसके कारण उसे अपने पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं। पर उसकी ये हालत और वह आचार्य नगर तक कैसे पहुंचा ये बात भी अब तक हमने हमारे सामने एक पहेली की तरह है, क्योंकि जहां से आरव गायब हुआ था वह और आचार्य नगर, इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। रुद्र, इन सब के पीछे कोई और नहीं है दादाजी। आरव को अपने रास्ते से हटाना बहुत सारे लोग चाहते हैं, पर जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वह कोई और नहीं, राजकुमार वैभव है। मैं उसकी शैतानी दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे उसे पर शक नहीं, पूरा यकीन है कि आरव को गायब करने में उसका हाथ है। मुझे तो यही डर था कि कहीं उसने आरव को कुछ कर तो नहीं दिया होगा जब मैं आपके मुंह से पहली बार इस घटना के बारे में सुना था। इसी बीच आरव की शक्तियां उसके शरीर से जागृत होना शुरू हो गया, और वह पहले वाला नादान आरव नहीं है जो दूसरे लोगों की भावनाओं और एक साधारण इंसान की तरह सोच करता था कि जिंदगी अब पूरी बदल सी गई है, इसलिए तो वह बहुत सटीक और सही दिशा की तरफ सोचने लग गया है। इसलिए इसमें बिना अपने याददाश्त के इतना पता लगा लिया कि कोई उसे जान से मारना चाहता है या नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए तो उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। आचार्य उत्तम देव और रुद्र दोनों ही उसे कक्षा के बाहर आरव को देखते हुए ये सारी बातें कर रहे थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि आरव उन दोनों की पूरी बात सुन भी रहा था। रुद्र और दादाजी दोनों ही एक नजर आरव को देख फिर वहां से बातें करते हुए दूसरी ओर चल दिए। इतना सारी चीज सुनने के बाद आरव ने अपना ध्यान एक जगह केंद्रित किया ही था, और अभी भी वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रित रखे हुआ था। पिछले 2 दिनों से वह इस कक्ष में अकेला जादू के अभ्यास कर रहा। 2 दिन बाद 2 दिनों से आरव रुद्र और उत्तम देव के साथ उनके घर में पहाड़ के ऊपर रह रहा था। पिछले कुछ दिनों से सभी विद्यार्थी अपने प्रतियोगिता और परीक्षा की तैयारी करने में बिजी थी, और उन्हें ये भी बता दिया गया कि वह चाहे तो यहाँ रहकर अपने तत्वों की आचार्य से मदद लेते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करें और बहुत ही शक्तिशाली बनाए, या वह अपने घर जाकर इसकी तैयारी करें। क्योंकि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी जा रही है, उन्हें यही कहा गया है कि वह यहाँ आ तो गए हैं पर बिना किसी इजाजत की वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें बस आसपास की जगह और बाजारों तक के जाने की अनुमति थी, या कहे कि जादू नगर के बाहर जाने की अनुमति विद्या निकेतन के छात्रों को नहीं थी। माहेश्वरी इन कुछ 2 दिनों से काफी बेचैन रही है। वह अपना पूरा ध्यान जादू को सीखने और जागृत करने में लग रही थी, पर उसे अब कहीं ना कहीं आरो की भी चिंता होने लगी थी। वह हमेशा आपकी चिंता करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वह लगातार काव्या के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि घुमा
फेरा कर काव्य हमेशा उस हीरो के बारे में जानना या उससे मिलने की बात करती थी जो महेश्वरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसकी अग्नि तत्व और वायु तत्व की शक्तियों को वह राजकुमारी काव्य के साथ ही अभ्यास करती थी, क्योंकि अग्नि और वायु तत्व राजकुमारी काव्या ने भी जागृत कर लिया था और वह उन तत्वों की शक्तियों में पूरे 8 चक्र को आसानी से बनाना सीख चुकी थी। जहां राजकुमारी काव्या ने अपने दोनों तत्वों के ऑटो 8 चक्र को जागृत कर लिया था और जादू करना सीख लिया था, तो वही माहेश्वरी अपने दोनों तत्व को जागृत कर अपने वायु तत्व के 8 चक्र को ही अब तक काबू कर पाई थी। इसलिए वह काफी मेहनत कर रही थी आजकल, ताकि वह बहुत जल्द राजकुमारी काव्या के बराबरी तक पहुंच जाए। कारण भी अपनी मेडिटेशन और आचार्य ध्रुव के थी, जो उसके तलवारबाजी और युद्ध नीति के आचार्य थे। उसे अपनी सारी तकनीक और लड़ने की कला सीख रहा था। उसे मालूम था कि आरव जहां भी है सुरक्षित है, क्योंकि उसके साथ सर्वश्रेष्ठ जादूगर रुद्रा था। पर कभी कभी उसे डर लगता था कि कहीं जादूगर रुद्र आरव को नुकसान न पहुंचा दे। पर उसके पिताजी ने जो उससे कहा था, यह वह बात याद करते हुए उसने अपना पूरा ध्यान अपनी शक्तियों पर लगा दिया। हालांकि अब के कमरे में रहने वाली उसके दोनों दोस्त कारण से आर के बारे में पूछ रहे थे, पर कारण ने बस उसे उन्हें इतना ही कहा कि वह अपनी शक्तियों को अभ्यास करने के लिए विद्या निकेतन में ही है, पर वह सबसे अलग रहकर अपनी शक्तियों का अभ्यास करना चाहता है। और इस बात को सुनकर कुमार और शिव ने भी ज्यादा कुछ सवाल नहीं किया और वह अपनी शक्तियों को जागृत करने में ध्यान देने लगे और साथ ही साथ अलग अलग तरह के चीजों को भी अध्ययन करने में बिजी हो गए। दोनों राजकुमारी या पारस साम्राज्य के लिए निकल चुकी थी। उनके अंगरक्षक और कुछ दासियां उनके लिए परस साम्राज्य से आए थे, जो उन्हें लेकर वापस उसी दिशा की ओर बढ़ गए। ये बहुत काम ऐसा होता था कि परस साम्राज्य के कोई भी सदस्य इस तरह महल या साम्राज्य से बाहर जाता हो। ठीक है, पारस साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य की चर्चा पूरी दुनिया में थे, चाहे उनके महल के बारे में हो या उनकी सबसे बड़े वैश्विक बाजार या उनकी जादुई कला और रहस्यमय शक्तियां, सब बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय और प्रसिद्ध थे। अलग अलग देशों से और साम्राज्य से पारस साम्राज्य सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य था और उसे साम्राज्य के मुख्य 2 राजकुमारियां होने के कारण रिद्धि सिद्धि को बहुत ही ज्यादा आदर और उच्च दर्जे से देखा जाता है। हालांकि महल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और बाकी सब उनका आदर करते हैं, पर महारानी की इन दोनों बेटियां और दोनों बेटे जो उच्च दर्ज के हैं, उन्हें एक अलग ही तरह का सम्मान और आदर मिलता है। राजा के बाद मुझे दर्जी पर महारानी और उसे उनके बच्चे ही आते हैं। जादूनगर से पारस साम्राज्य काफी दूर में स्थित था, इसलिए उन्हें कई दिन लगते थे वहां पहुंचने के लिए। हालांकि उनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां थी, पर वह अपनी शक्तियां इसी तरह व्यक्त में बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहते और यह परंपरा थी जिसे सभी लोग मानते थे। वह लोग जादूनगर से पारस साम्राज्य के बच दोनों राजकुमारियां अपने शानदार और भाव जहाज में मौजूद कक्षा में बैठे अपने भोजन करने में बिजी थी। खाना खाते हुए रिद्धि ने सिद्ध की ओर देखा और कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि रुद्रा भाई ने हमें जो सच बताया है वह सच में सच है, या उसने हमसे कुछ छुपाने के लिए ये सारी बातें हमें बताई है? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें जो कहा है वह हम किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो परस साम्राज्य के उत्तराधिकारी यानी राजकुमार आरव हमारे भाई की जान को एक बार फिर खतरा हो सकता है। तुम जानती हो ना, काफी मुश्किलों के बाद अब भाई ने अपनी शक्तियां जागृत की है और इस शक्ति को जागृत करने के लिए उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज खाया है, वह उनका याददाश्त। पर वह बातें तो हम उन्हें याद दिला सकते हैं, पर अभी के लिए हमें रुद्रा भाई की बात समझनी है और किसी को यह नहीं बताना है कि आरव भाई कहां पर है। और तुम भूल कर भी अपने मुंह पर यह शब्द दोबारा मत लाना। हम 3 दिनों में भारत साम्राज्य पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमें बहुत सारी लोगों के बीच और उनके षड्यंत्र को रोकना भी है। तुम जानती हो ना, महल में एक अलग ही तरह का राजनीति होता है। जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो मुझे पूरा यकीन है इस बार भी कुछ बड़ा और अलग होने वाला है। पर यह चश्मा रखा क्यों घर जा रहा है, जबकि उसे जश्न में जैसा बताया जाता है वैसा कुछ होगा ही नहीं। पारस साम्राज्य का उत्तराधिकारी गायब है और वैभव भाई के बारे में हमें अभी अभी पता चला। मुझे तो लगता है कुछ बहुत बड़ा और गहरा साजिश होने वाला है, रचा जा रहा है हमारे परिवार के लिए। पहले ही हमारे कई दुश्मन है महल के अंदर, इसलिए तो हमें बहुत जल्द इस खबर को बताते हुए बुलाया जा रहा है। मुझे इस वक्त सिर्फ माँ की चिंता हो रही है। वह इस वक्त बहुत ही अकेली है। हालांकि वह महारानी है, पर भाई के हालात और पिताजी की जिद मां पर बहुत ही बड़ा चिंता की स्थिति है। मुझे पूरा यकीन है पिताजी बहुत गहरा राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं और वह नहीं चाहते कि कोई भी इस मुश्किल के समय में परस साम्राज्य को कमजोर समझने लगा। इसलिए अपने ताकत और राजस्व वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। दीदी, आप इतनी सारी बातें एक साथ कैसे जान लेती हैं? मैंने तो इतना लंबा और दूरदृष्टि सोचा ही नहीं। तुम शांत रहो और महल जाने के बाद हर किसी पर अपनी गहरी नजर रखना, ताकि कोई भी तरह की आसमान चीज हमारी नजर से बच ना सके। और तुम्हें पता है ना, तीनों छोटी रानियां, रानी माँ कितनी चालक है। इस जश्न में वह जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे माँ हम में से किसी को कुछ ना कुछ खोना पड़ सकता है। और भाई की इस हालत को देखकर छोटी तीनों रानियां इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी। जब भी उनके बारे में जिक्र होता है मुझे गुस्से के अलावा कुछ नहीं आता, पर क्या करे, परंपरा के कारण हम उन्हें सह सकते हैं और कुछ नहीं। और उनकी बेटियां और बेटी खाने के लिए तो हमारे भाई बहन है, पर अपनी माँ की तरह चालक और षड्यंत्रकारी है। वह क्या, वह लोग भी इस जश्न के लिए आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वह भी इस जने के लिए आ रहे हैं, या कहे वह वहां पर आ चुके हैं। ऐसे ही वह दोनों बहनें एक दूसरे से बातें करने लगी।
तो वही महल में इस जश्न की तैयारी जोर शोर शुरू से हो रही थी। वैभव को उसके जासूस ने जब ये खबर दी कि उससे जश्न में राजकुमारी काव्या आ रही है अपने परिवार के साथ, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर अपने पैर की तरफ देखते हुए वह बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा हूँ। फिर उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और अब तो उसके लिए एक ऐसी चीज लाई गई है जिससे वह आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बैठे बैठे ही जा सकता है। इस चीज को बहुत दूर किसी देश से मंगाया गया था, जिसे वैभव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम था। वह एक तरह से एक जादुई जूता था जिसे पहनने के बाद वैभव हवा में 2 इंच उड़ने लगता था और उसके वायु तत्व की शक्तियां उसे जूते को काबू में करने के लिए बहुत आसानी से काम में लाया जा सकता है। उसे जूते में ऐसी बहुत सारी चीज थी जिससे वह बहुत आसानी से अपने पैरों को बिना कुछ किया इधर उधर आ जा सकता था, पर उसे अपने पैरों के लिए सही इलाज चाहिए था, ना कि इस तरह का कोई चीज। एपिसोड 57 अपनी शक्तियों को पूर्ण तरह से अध्ययन और अभ्यास करने के बाद और उसे कक्षा से बाहर आया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गंभीरता और शांत भाव थे। वह धीरे कदमों से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जहां पर वह पिछले 2 दिनों से गया नहीं। अपने कमरे की तरफ जाने से पहले उसने एक नजर खिड़की के बाहर रुद्र और उत्तम देव को देखकर अपने कमरे में चला गया और वही एक बिस्तर पर बैठकर वह अपने पैर नीचे ही रखे हुए ही लेट गया और ऊपर सीलिंग को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, क्या जो मैंने उसे वक्त सुना और जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई सच्चाई है? पिछले कुछ समय की बात जो दादाजी और रुद्र के बीच हो रही थी, उन सारी बातों को याद करते हुए अब किसी गहरी सोच में डूब चुका था। क्यों मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इतनी सारी चीजों को वह किस तरह से संभाल सकता है। पर यह बात तो साफ हो गई है कि आगे उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। उसे अभी से तैयारी करनी होगी और रुद्र के दादाजी उसे उसी दिन के लिए तैयार कर रहे हैं जब उसका असली दुश्मनों के साथ सामना होगा और उसे अपनी चालाकी और शक्तियों से उन सभी को का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देर आंख बंद करके आप बिना कुछ सोच अपनी सारी और मस्तिष्क को आराम देने के लिए वैसा ही लेता रहा। वह कुछ भी इस वक्त नहीं सोचना चाहता था, इसलिए चुपचाप अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में चला गया। पिछले को 2 दिन उसके लिए काफी भारी थी, इसलिए वह अपने शरीर को आराम देने के लिए गहरी नींद में सोना चाहता था। रुद्र और दादाजी भी बिना उन्हें उसे कुछ कहे चुपचाप अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। वैसे भी विद्या निकेतन की पूरी जिम्मेदारी उन दोनों के ही कंधे पर थे। अगले 2 दिन भी आरव के कुछ इसी तरह से थी, जहां वह रुद्र के साथ अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत और जादू को सही तरह से व्यवस्थित करके उसकी ऊर्जा को अपने जादू में परिवर्तन करना और जल्दी से फैसला लेकर हमला करने की कला के बारे में उत्तम जी रुद्र और आरव को बात और समझ रहे थे। हालांकि रुद्र को सारी चीजों के बारे में पता थी और वह इन सभी चीजों में बहुत ही विशेष रूप से काबिल भी था, फिर भी आरव के साथ देने के लिए वह अपने दादाजी से उन सारी नीतियों को फिर से सीखना लगा। पर उसने कुछ 2 दिन उसने महसूस किया कि आरव और पहले से भी ज्यादा शांत हो चुका है। वह बहुत कम बात करने लगा है और हर वक्त किसी गहरी सोच में नजर आ रहा था। ये देखते हुए रुक ने अगले ही दिन आरव को विद्या निकेतन जाने की सलाह दी। उसे पता था जब तक वह अपने मन की बात अपने दोस्त कारण को नहीं बता देता तब तक वह अपने मन में बहुत सारी बातें किसी संदूक की तरह दबा कर रखेगा जो उसके युद्ध अभ्यास के लिए सही नहीं रहेगी। इसलिए अगले ही दिन रुद्र ने आरव को विद्या निकेतन के ग्राउंड में छोड़ दिया और वहां से गायब हो गया। आरव काफी दिनों के बाद विद्या निकेतन की हवा को महसूस करके अपना चेहरा इधर उधर करके चारों तरफ देख रहा था, जहां कुछ छात्र हाथों में तलवार लेकर आपस में अभ्यास कर रहे थे। तभी कारण 2 से 3 लोगों के साथ अपनी तलवारबाजी का शानदार प्रशिक्षण का गवाही दे रहा था और उसे देखकर यह सब पता चल रहा था कि वह बहुत अच्छी तलवारबाजी कर लेता है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके साथ लड़ रहे विद्यार्थी के तो पसीने ही छूट गए, पर अब तक वह कारण को हरा नहीं पाया और कारण भी बिना हर मन सबको धूल चटा रहा था। इस बार उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था क्योंकि उसके माथे से पसीना में रोशनी बहुत ही आकर्षित दृश्य बना रहा है। करण दोस्त आरव दूर से ही कारण को उसके अभ्यास करते हुए देख रहा था कि तभी उसने कुछ कदम आगे लिए और अपने बगल में खरीद एक छात्रा से तलवार ले ली और धीरे धीरे करके कारण की तरह बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। जब कारण उन 3 जादूगरों को हराकर नीचे गिरा देता है कि तभी पीछे से कुछ आभास होने से कारण अपनी तलवार पीछे की तरफ करके आरव के द्वारा किए गए हमले को रोक देता है और इतने दिनों के बाद आरव को देखकर कारण के भाव बदल जाते हैं। पर आरव तो कारण के साथ 2-2 हाथ करने के मूड में था, इसलिए वह मुस्कुराते हुए कारण की तरफ हमला करने लगा और कारण भी उसे बचते हुए उसे पर हमला करने लगा। इस वक्त दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे पर तलवार से वार कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह दोनों बस एक खेल खेल रहे हैं। पर बाकी सब जो वहां पर मौजूद थे उनके हमले करने की रफ्तार और तकनीक को देखकर यह बात बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वह दोनों इसमें काफी माहिर हो चुके हैं। छोटे आचार्य जी हाथ बंधे हुए आरव और करण की लड़ाई देख रही थी। उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, तो वही उसके अगल बगल पर खड़े दोनों आचार्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर पहले आचार्य ने कर हिलाते हुए कहने लगा, इसकी लड़ने की कलर तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से यह पता नहीं कहां गायब हो गया था, पर यह बात बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इसकी तलवारबाजी की प्रशिक्षण काफी एंड स्टार की हो चुकी है। यहां तक पहुंचाने के लिए तो मुझे पूरे 2 साल लगे थे, पर इस लड़के में सच में बहुत ही ज्यादा काबिलियत है। मुझे बहुत आसानी से सभी चीज को सीख लेता है, पर इसकी तकनीक कुछ जाने पहचाने नहीं लग रही है। ऐसी तकनीक तो सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं।
उन दोनों आचार्य की बात सुनकर छोटे आचार्य जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझे तो पहले ही शक था पर अब यकीन हो गया है कि आरव को ये सारी तकनीक और तलवारबाजी में लड़ने की कला रुद्रदेव या बड़े आचार्य गुरुजी ने ही इसकी प्रशिक्षण किया है, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही छात्रों को चयन करके उत्तम जी के पूर्ति रुद्र प्रशिक्षण देते हैं और आरव के अंदर कुछ ऐसी बात है जिससे रुद्र प्रभावित हो गया। वहीं दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार लिए राजकुमारी काव्य और माहेश्वरी दोनों भी सामने चल रहे, जिसको देखने लगी। काफी दिनों के बाद काव्य और माहेश्वरी दोनों ही आरव को देख रहे थे, पर काव्य बहुत ही अलग नजरिए से आरव को देख रही थी। पर इस वक्त माहेश्वरी का ध्यान तो सिर्फ आरव पर था, इसलिए उसे महेश्वरी को काव्य की नजर महसूस नहीं हुई। वह लोग अपने जादू के अभ्यास के बाद इस तरह से युद्ध कला की अभ्यास करने के लिए आज वहां पर आए हुए थे। नील एक किनारे पर बैठी उन सभी को अभ्यास करके देख रही थी, पर जैसे ही कारण और आरव का तलवारबाजी शुरू हुआ तो सब अपने अपने अभ्यास को छोड़कर उन्हें देखने लगी, जहां महेश्वरी को देख रही थी तो वही काव्य आरव को देखते हुए उसके आंखों में एक अलग ही तरह का चमक नजर आ रहा था, जो नील काफी अच्छे से देखा और समझ पा रही थी। उसे कहीं डर था कि काव्य किसी तरह से अपने भावनाओं को माहेश्वरी से छुपा ले। वह नहीं चाहती थी कि काव्य की भावनाएं के बारे में माहेश्वरी जाने। वहां राजकुमार पारस और उसके चमचे भी वहां मौजूद थे। आरव और कारण सभी को नजरअंदाज कर एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही थी और एक दूसरे से बचते हुए इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कहीं जल्दबाजी में वह अपने दोस्त को जख्मी ना कर दे। तो वही आरव को तो अपने जख्मों का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उसे जब भी कोई जख्म लगता कुछ समय बाद वह पहले की तरह भर जाता, पर उसे डर था कि कहीं उसकी तलवार जाकर कुछ चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि उसके पास तो वृक्ष तत्व की शक्तियां थी, पर कारण का शरीर पर घाव काफी वक्त तक हर रह सकते हैं। ये देखकर सब जाग गए, क्योंकि इतने समय से कारण दो सबको तलवारबाजी में हार रहा था, वह अचानक से आरव से कैसे हार गया। कुछ वक्त पहले क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया, पर करण जो आरव को बहुत अच्छे से जानता था वह समझ गया आरव की चालाकी। उसकी यह चालाकी के कारण वह हमेशा आराम से हार जाया करता था। तो वही दोनों आचार्य प्रभावित थे। कुछ देर के बाद वह दोनों थककर नहीं एक किनारे पर बैठ गए और बाकी सब भी अपने अभ्यास पर ध्यान देने लगे। उन्हें जल्द से जल्द उन दोनों की तरह एक काबिल योद्धा बनना था। उनके बैठने के बाद उनके सामने माहेश्वरी और काव्या के साथ नील भी उनके सामने खड़ी हो गई। काव्या तो बस अपने हाथों में तलवार पड़े हुए आरव को देख रही थी, तो वही माहेश्वरी आरव बगल पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। ये देखकर नील काव्या का हाथ पकड़े और वह वहां से उसे ले जाने लगी। तो वहीं पारस साम्राज्य के बंदरगाह में जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने देखा कि परस साम्राज्य का राजशाही जहाज वहां पर आ रहा है, सबने उनके लिए जगह खाली कर दी और कुछ सैनिक जो पहले से ही वहां मौजूद थे वह सभी चीजों को व्यवस्थित करने लगे। जैसी बंदरगाह के किनारे पर वह पानी का जहाज रुक, कुछ समय बाद दोनों राजकुमारी अपनी दासियों और सैनिकों के साथ धीरे धीरे करके बाहर निकली। इस वक्त उसके चेहरे पर वही घमंड और शांत भावनाएं नजर आ रही थी जो हर वक्त उनके चेहरे पर होती है। वह बहुत शान से चलते हुए बाहर की ओर चल रही थी। उनके पीछे उनके दासियां भी सर झुकाए भी चुपचाप उनके साथ चल रही थी। जब वह वहां से बाहर की ओर आकर कुछ दूरी पर पहुंचे तो उसने देखा कि उनके जैसी कुछ सैनिक के आगे दो लड़कियां भी चलते हुए उन्हें की तरफ आ रही थी। ये देखकर दोनों राजकुमारी या एक दूसरे को देखने लगी, फिर सामने देखने लगी। सामने भी पारस साम्राज्य की राजकुमारी माया और जया अपने लोगों के साथ आ गई। उन्होंने बहुत ही चमकीले और अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह पारस साम्राज्य से काफी दिनों के बाद वहां पर आए हैं। उनका एक अलग की तरह का आभा उन दोनों राजकुमारी को महसूस हो रहा था। वह भले सुंदरता में थोड़ी कम थी, पर राजकुमारी माया और जया हर मामले में रिद्धि और सिद्धि से काम नहीं है। पर एक चीज उनके चेहरे को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ही ऊपर घमंड है। पता नहीं ये दोनों राजकुमारी अपने आप को समझती क्या है। इसकी माँ महारानी होने का घमंड तो देखो, जबकि इनकी माँ एक साधारण से लड़की औरत है, और हमारी माँ कितनी अच्छी और शक्तिशाली जादूगरनियां है। फिर भी पिताजी ने महारानी का आधा उनके मन को दे दिया और इन दोनों राजकुमारी का आधा हमसे 4 गुना ज्यादा बढ़ा गया। इसलिए क्योंकि उनकी माँ महारानी है। राजकुमारी माया और जया दूर से ही राजकुमारी रिद्धि सिद्धि को देखकर यह सारी बातें कर रही थी। उन्हें बचपन से ही यह राजकुमारियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हर बार उनका एक दूसरे से तुलना किया जाता था। पर जया और माया ने जैसे ही सामने से आ रही राजकुमारी रिद्धि और सिद्धि को देखा तो वह उनकी तरफ कदम बढ़ने लगी, और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान। रिद्धि सिद्धि का तो बिल्कुल भी उनकी तरफ देखने का मन नहीं है। फिर रिद्धि सिद्धि उन्हें देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकती, नहीं तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा उनके पिताजी के सामने एक नया बहस के लिए। माया और जया दोनों राजकुमारियां सामने खड़ी रिद्धि सिद्धि को देखकर मुस्कुराने लगी, फिर झुककर उनको प्रणाम किया, जिसके बाद रिद्धि सिद्धि ने भी कर हिलाते हुए उनके प्रणाम को शिकार पर कुछ कहा नहीं। माया और जया के चेहरे पर अब थोड़ी चिढ़ाना नजर आ रही थी। अगर यह जरूरी नहीं होता तो वह बिल्कुल भी इन दोनों राजकुमारी के सामने नहीं झुकाते, पर महल में इन दोनों राजकुमारी को औहदा भी उनसे बड़ा था, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता था। और वैसे भी इस वक्त वह सब बाहरी लोगों के सामने मौजूद थे और बहुत सारे लोगों की नजर उन्हें पर थी। यह बहुत कम होता था कि महल के बाद राजकुमारियां कहीं बाहर नजर आती हो, इसलिए जैसे ही सबको पता चला कि राजकुमारियां बंदरगाह पर मौजूद है तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए वहां पर आ गए।
काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, हम दोनों की विद्या निकेतन में कई खास तरह के प्रशिक्षण दिए जा रही है, इसलिए तो वहां से लौट के बाद भी आपके चेहरे की चमक नजर नहीं आ रही। ऐसा क्या खास है उस विद्या निकेतन में जहां जाने के लिए आप लोग इतने व्याकुल थे? जया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वही रिद्धि सिद्धि चलते हुए समय देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने चुनाव तो विधि जय की तरफ देखकर कहने लगी, जादू नगर में प्रवेश लेने के लिए उनकी दर्जी की जादूगर होनी जरूरी है, ना कि किसी राह साम्राज्य की राजकुमारी पर होना है। तुम जहां प्रशिक्षण ले रहे हो वह भी काफी अच्छी तरह से तुम्हारी प्रशिक्षण होते हैं। तो वही जया ने माया की तरफ देखा और चारों एक साथ चलते हुए अलग अलग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल पड़ी। चारों राजकुमारी का वहां बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। फिर वह सब अपने अपने कक्षा की तरफ यानी अलग अलग दिशा की ओर चल पड़े। जहां हम जय और माया पिछले महल की तरफ जहां उनकी मां रहती है उसे तरफ चले गए। तो वही राजकुमारी रिद्धि सिद्धि ऊपर की तरफ अपने मां के कब्ज की तरफ चले गए। उन्हें पता था कि उनके पिता भी उसने वही मिलेंगे, पर वहां तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारी महल में रहने वाले लोग उनसे मिलते हुए उनके चापलूसी करने लगे। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, फिर भी आज तो बहुत ही ज्यादा इन सभी चीजों से उठ चुके थे, क्योंकि विद्या निकेतन में सारी चीज उन्हें खुद ही करनी पड़ती है और वहां उन्हें एक अलग ही अनुभव मिला था जो इस महल में उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया चाहते थे। इसलिए सबको आदरपूर्ण मना करते हुए वह लोगों पर की तरफ बढ़ने लगे। एपिसोड 58। आरव करण और माहेश्वरी के साथ वही अभ्यास ग्राउंड में बैठा हुआ था और पिछले जो कुछ दिनों से वह क्यों उनसे नहीं मिला और वह कहाँ गया था, इन सब के बारे में आरव उन दोनों को बता रहा था। वह लोग बातें कर रहे थे कि तभी माहेश्वरी की इशारे को देखकर कारण कुछ कहकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। आरव की उसके पीछे जाने वाला था, पर माहेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। तो आरव शांत होकर सवालिया है नजरों से माहेश्वरी को देखने लगा। माहेश्वरी इधर उधर देखने लगी, फिर वह उसका हाथ पकड़े हुए उसे ग्राउंड से दूसरे और चलने को कहा। माहेश्वरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, इसलिए आरव भी सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगा। अभी भी माहेश्वरी ने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वही यह सब दूर से काव्या और नील के साथ कुछ लोग भी देख रहे थे। माहेश्वरी सीधी रास्ते को ना चालकर दूसरे पेड़ों के बीच बनी एक छोटे से रास्ते से वह आरव के साथ चलने लगी और चुपचाप माहेश्वरी के साथ चल रहा था। ये रास्ता उनको छात्रावास और पुस्तकालय की तरफ ले जाते थे। आरव माहेश्वरी के साथ चलते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब भी वह माहेश्वरी के इतने करीब रहता था तो उसे हमेशा एक अलग से बेचैनी होती थी और यह बात वह समझ नहीं पाता था। अभी भी उसे कुछ दोनों में वही सपने आते थे जिसके कारण वह हमेशा बेचैन हो जाता। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके आसपास वही लड़की तो नहीं जो सपने में मौजूद है, जो उसे जान से मरना चाहती है। ये बेचैनी हमेशा शक्तिशाली जादूगरनियों के आसपास रहते हुए उसे महसूस होती थी, क्योंकि वह इतना तो जान चुका था कि जिसने उसे मारा था यानी राजकुमार आरव को मारा था वह एक जादूगरनी है, पर इस बात के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आरव को अपने हाथों से अपना हाथ चुराते हुए देखा। माहेश्वरी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, हर उसे खींचकर उसके बाजू को अपने बाजू से लपेटकर उसे देखने लगी। वह देखकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गया और वह उसे देखते हुए कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर माहेश्वरी बिना उसकी तरफ देखिए फिर जिससे एक किनारे बने छोटे से बगीचे जहां पर छोटा सा एरिया जो छात्रों के रुकने और बैठने के लिए बन गया था वहां पर आरव को ले गई। इस वक्त वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। आरव और माहेश्वरी वहां पर बैठ गए और चारों तरफ घने जंगल थे। उन सुनसान जंगल और शांति को तोड़ते हुए माहेश्वरी ने आरव को देखते हुए कहने लगी, मैं जब से तुम्हें सच्चाई बताई है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो माहेश्वरी, मैं कैसे तुम्हें इग्नोर कर सकता हूं? इस पर माहेश्वरी उसे देखते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारा दोस्त, मुझे तुम्हारे मुझ पर दोस्त बनकर नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जानते हो मैं तुम्हें लेकर क्या सोचती और एहसास करती हूं, और मैं तुम्हें बता दिया है कि मैं मुझे तुमसे क्या चाहिए। आरव शांत रहा। महेश्वरी ने आरव का हाथ कस के पड़ा हुआ था। उसे आरव से जो जानना था वह आज जानकर रहना चाहती थी, चाहे आरव साधारण इंसान हो या कोई और। पर महेश्वरी अब अपनी इस उठेगा कम से पीछे नहीं हटाना चाहती थी। आरव के दिमाग में बार बार वही सपने वाली लड़की आ रही थी जिसका चेहरा वह जाकर भी नहीं देखा पा रहा था। बस एक घटना ने आरव के दिमाग में ऐसा था इस तरह से काबू कर दिया है कि अगर कोई लड़की उसके आसपास रहे तो उससे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। पर जिस तरह की बातें माहेश्वरी करती है और जिस तरह से व्यवहार माहेश्वरी उसे करती है उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता था, जो अपने चेहरे से वह छुपा लेता। पर रात के वक्त जब वह सोने जाता तो वही सारी घटनाएं और वह सपना जिससे वह रात भर सो नहीं पाता वह हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। और वह अच्छी तरह से जानता है कि माहेश्वरी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर वह अपने आप को इस सिचुएशन में किस तरह से संभाले उसे ही समझ नहीं आ रहा था। पर वह माहेश्वरी की फीलिंग को ही नजरअंदाज नहीं करना चाहता, नहीं माहेश्वरी को दुखी देखना चाहता है। इसलिए उसने गहरी सांस लेकर जो कुछ भी वह सोच रहा है या करना चाह रहा है वह माहेश्वरी को सीधा सीधा बताने के बारे में सोच, और फिर एक गहरी सांस लेकर वह माहेश्वरी की तरफ देखने लगा। इस वक्त माहेश्वरी उसकी आंखों में ही देख रही थी। आरव एक जिम्मेदार आवाज में कहने लगा,
मुझे मालूम है तुम मुझे लेकर क्या सोचती हो और तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं कैसा हूँ। तुम मुझे हर तरीके से पसंद करती हूँ, चाहे मैं एक आम अनाथ लड़का हो या शक्तिशाली जादूगर, तुम मुझे हर तरीके से अपनाना चाहती हूँ। माहेश्वरी में विश्वास के साथ अपना सर हिलाया। आरव ने आगे कहा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है महेश्वरी, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वह तुम हो। तुम्हारी सिवाय मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी। तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुमसे इतना वादा तो कर ही सकता हूं, पर इस वक्त मैं तुम्हें अपनी मन की सच्ची भावना तुम्हें बता रहा हूं। हालांकि इसमें तुम्हें दुखी महसूस होगी, तुम्हें दुखी कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें झूठे सपने नहीं दिखा सकता। अभी भविष्य में कब क्या हो जाए हमें पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि इस वक्त तुम्हारे लिए मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है जो तुम्हारे मन में मेरे लिए है। मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त और शुभचिंतक के रूप में देखता हूँ, पर मेरा प्यार तो तुम ही रहोगे। और हो आरव भीगे हुए पलकों में महेश्वरी ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अपना यह वादा नहीं तोड़ोगे और मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं आएगी। यह सुनकर आया थोड़ा सा सहज हो गया, क्योंकि उसने ये वादा तो कर दिया पर उसे ही नहीं पता कि वह ये वादा कब तक निभा पाएगा। पर ज्यादा ना सोचते हुए आरव ने पर सर हिला दिया। वह दोनों कुछ देर वहीं पर बैठे रहे कि तभी कारण वहां पर आ गया। वह उनके पीछे ही था, पर उसे भी पता था कि इस वक्त उसकी बहन और उसका दोस्त की सिचुएशन में है, इसलिए बिना उन्हें पता चले वह बस कुछ दूरी पर उनके साथ साथ चल रहा था। अंधेरे से बाहर आते कारण को देखकर आरव अपनी जगह से उठ गया और उसे देखकर कहने लगा, चल विद्या निकेतन का एक चक्कर लगाकर आते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसे रात के समय घूमते हुए, काफी दिनों के बाद बाकी सब से मिलेगा। इस वक्त तो आधा विद्या निकेतन खाली हो चुका है और जो खुफिया दरवाजे हैं जो उच्च श्रेणी के जादूगर अपनी अभ्यास करते हैं, या कहे कि दूसरा शक्तिशाली विद्या निकेतन के द्वारा, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। करण, हाँ, बस सुनने में आया है कि इस विद्या निकेतन में बहुत सारी ऐसी दरवाजे और रास्ते हैं जो उसे उच्च श्रेणी के विद्या निकेतन की तरह खुलता है और उच्च श्रेणी के जादूगर छात्र इस रास्ते प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं। हालांकि उन्हें बाहर आते कोई नहीं देखा पाया है, पर चलो आज इसी बहाने विद्या निकेतन में थोड़ी शहर भी हो जाएगी, क्योंकि आधा से ज्यादा विद्यार्थी तो अपने घर चले गए हैं। तीनों एक साथ चल पड़े। महेश्वरी को छात्रावास में छोड़ने के बाद कारण आरव के साथ चलते हुए इधर उधर देखने लगा कि तभी उनके सामने अचानक से जादूगर रुद्रा प्रकट हो गया, जिससे वह हमेशा की तरह उचटकर दो करण पीछे हो गए। करण ने तो आदर्श पूर्ण कर रुद्र को प्रणाम किया, तो वही आरव रुद्र को देखकर अपने हाथ बनते हुए उसे देखने लगा और कहने लगा, मैंने मना किया था ना, ऐसी अचानक से बताया करो। रुद्र ने अपने कान को छुए और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। इस पर आरव ने सर हिला दिया और आगे चलने लगा। कारण उसके साथ चल रहा था, ये देखकर रुद्र भी उसके दूसरे साइड जाकर चलने लगा। करण जादूगर बुद्ध को उसी तरह व्यवहार करते देखकर थोड़े असमंजस में पड़ गया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इनका भी उम्र हमारे जितना ही है, भले ही यह बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़े जादूगर बन गए हैं और इस निकेतन के अगले होने वाले वारिस भी हैं, पर इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ बहुत कम उम्र में मिलने के कारण इसका कोई दोस्त नहीं रहा। और तुम्हें तो पता है ना, मैं दोस्ती बहुत जल्दी कर देता हूँ, इसलिए यह मेरा दोस्त बन गया जैसे तुम हो, और इसे भी मैंने कुछ ऐसी तकनीक सिखाई जो मैं तुम्हें सिखाया था और बताया था। ये शंकर कारण ने अपना सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए रुद्र की तरह देखने लगा। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था, पर दूसरे को ऐसे नॉर्मली चलते और मुस्कुराते देखकर वह भी शांत होने लगा। और वह विद्या निकेतन के बाहर खुली हवा में और आसमान के नीचे चल रहे थे। आसपास अलग अलग तरह की मसाले और जन्मती हुई लाइट जल रही थी। आरव की दुनिया और इस जादुई दुनिया में बहुत सारी चीज एक जैसी ही थी। इसके बारे में औरों को नहीं पता। नहीं, आराम यही सोच रहा था कि कैसे वह अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द पूरे चक्र को जागृत करना सीख जाए। वह चलते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारी और दादाजी की पूरी बातें सुन ली जब तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे। ये सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह आरव को देखने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। जिस पर आरव आगे चलते हुए बिना उसकी तरफ देखिए कहने लगा, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और दादाजी मेरे बारे में किस तरह से सोच रहे हो। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी बात को लेकर संदेह हुआ तो मैं जो भी फैसला लूंगा वह अपने ले लूंगा। उसके बाद में किसी के बारे में ना ही सोचूंगा ना ही कुछ कहूंगा, क्योंकि अगर जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इसे मैं अपने सरसों का जीना चाहता हूं, ना कि किसी की कठपुतली या इशारों पर। हाजी, साम्राज्य के बारे में तुम बातें कर रही हो, उसे साम्राज्य के बारे में मैं नहीं जानता, पर इतना तो समझ गया हूं कि तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो वह मेरा ही साम्राज्य है, जहां का मैं राजकुमार हूं। और वही के लोगों के बीच मेरा कातिल या षड्यंत्र रचने वाला भी छुपा हुआ है, जिसने एक लड़की का सहारा लेकर मुझे करने की साजिश रची। मैं उसे लड़की को भी कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिसके कारण रातों की नींद हराम हो चुकी है। रात वह मेरे सपनों में आकर वही सारी चीज मुझे याद दिलाकर जाती है जिससे मैं भाग रहा हूं, पर वह मेरा एक ऐसा सच है जिसे मैं चाहकर भी भाग नहीं सकता। करण और रुद्र दोनों ही आरव के पीछे पीछे चलते हुए उसकी सभी बातों को सुन रहे थे और उसके बातों के पीछे की भावनाओं को भी वह समझ रहे थे। हालांकि कारण कुछ बातें नहीं जानता था, फिर भी वह अपने भावनाओं को छुपा सकता था और वह इस वक्त समझ सकता था कि आरव की सिचुएशन से अभी लड़ रहा है, इसलिए बिना कुछ सवाल किया वह बस आर के साथ साथ चल रहा था और उसकी बातें सुन रहा था।
जिंदगी में ऐसे दोस्त होना भी चाहिए जो बिना किसी स्वाद के आपके साथ चले या आपकी बातों को सुने, चाहे वह कितना भी आपके बारे में जान क्यों न गया है, पर आप उनके सामने कुछ ऐसी बातें भी कह सके जिससे वह चाहकर भी झूठ ला नहीं सकता और बाकी सच्चाई और असलियत को अपना साथी। ऐसा ही एक दोस्त आरव का था जो करण के रूप में उसे मिला। मुझे इस बारे में तुम्हें बताना था कि हम कल वहां पर जा रहे हैं। जने की तैयारी के लिए मुझे वहां पर रहना जरूरी है और बाकी चीज वहां पर जाकर पता चलेगा। और मैं ही नहीं, विद्या निकेतन के कुछ खास आचार्य और राजकुमार राजकुमारी जो उसे साम्राज्य के आसपास से यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हैं, वह सब भी मेरे साथ वहां चल रहे हैं। क्या मेरे पिताजी भी वहां चल रहे हैं? भारत साम्राज्य में हो रही जने के बारे में मैं भी सुना है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये चश्मा बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। क्या? ये कहते हुए कारण का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे के दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया जिससे वह कभी भी ऊपर ना पाए, पर अपने शौकंग एक्सप्रेशन के साथ वह पागल को पस लेकर नीचे तक देखने लगा, क्योंकि जिस बात को लेकर वह इस वक्त सोच रहा था वह कहीं ना कहीं उसे सच होती हुई नजर आ रही थी। सच में आरव उसे साम्राज्य का राजकुमार है, यह उसके लिए बहुत शॉपिंग न्यूज थी। पर वह अपने मुंह से कुछ कहता उससे पहले ही आरव ने उसका मुंह बंद कर लिया और कहने लगा, जो बात तुम्हारे मन में है उसे वही रहने दो और ऐसा समझो कि तुमने कुछ सुना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तो इतना बड़ा राज तुम मेरे लिए छुपा कर रख ही सकते हो बिना किसी को पता चले। सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच बोलो, वादा करते हो? करण ने उसे देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर खाने लगा। बिल्कुल, मैं वादा करता हूं, इस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे पिताजी को भी नहीं, रुद्र ने कहा। जिस पर करण ने सर हिला दिया, पर वह आरव की तरफ देखकर कहने लगा, तो तुम पारस साम्राज्य के वह गायब हो चुके राजकुमार हो जिसकी तलाश खुफिया तरीके से पर साम्राज्य के सैनिक और कई बड़े जादूगर कर रहे हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? रुद्र ने आंखें छोटी करके करण को देखकर कहने लगा, क्योंकि यह खबर पारस साम्राज्य के सैनिक को और महल के कुछ खास लोगों के बीच था। हालांकि पूरे महल कुछ बारे में पता था, पर पारस साम्राज्य के आम जनता और बाकी लोगों को नहीं पता था। सब खूबसूरत तरीके से उसकी तलाश कर रहे थे। इसके बारे में रुद्र को भी पता था। एपिसोड 59। आरव, करण, रुद्रा तीनों ही बात करते हुए विद्या निकेतन के बहुत ही दूर जंगल के करीब एक खंडहर सी बिल्डिंग के सामने आ गए। वह एरिया अपने हॉन्टेड एरिया के लिए जाना जाता है। हालांकि सब तरफ विद्या निकेतन के सैनिक और सिक्योरिटी मौजूद था। अब वहां पहली बार आया था, इसलिए वह इधर उधर देखते हुए कहने लगा, अरे हम इस दिशा में कैसे आ गए? और यह बिल्डिंग मैं तो पहली बार देखा है। क्या यहाँ पर कोई रहता है? जिस पर करण ने जल्दी से आरव का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आरव उसे देखने लगा तो करण थोड़ी डरे हुए आवाज में कहने लगा, अरे हम तो वही हॉन्टेड एरिया में आ गए, इसके बारे में हमने सुना था। रुद्र हाथ बांध कर कहता है, ऐसा कोई जगह नहीं है यहाँ पर और कोई डरने की बात नहीं है। पूरा विद्या निकेतन जादुई कवच से बंधा हुआ है और कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं होगा। वह ऐसे कह ही रहा था कि तभी उसके हाथ अचानक बंध गए और उसके बाजू के चारों ओर एक नीली रंग की रोशनी जैसी रस्सी जैसा बन गया। ये देखकर वह तीनों चौंक करने हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी वहां 3 से 6 लोग चेहरे पर नकाब और बड़ी काले रंग के योगा पहने हुए और उनके हाथों से निकल रहे रोशनी को देखकर वह लोग इतना तो समझ गए कि वह कोई जादूगर या जादू जानने वाले इंसान हैं, या काहे कि बाहर से आए जासूस। जो रुद्र को बांधकर एक नकाब पहने शख्स ने दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिसे समझकर दूसरे जादूगर ने अपने हाथ से एक तेज हवा का झोंका कारण और आरव की तरफ फेंका, जिससे आरव करण दोनों ही जमीन पर गिर गए। उन्हें तो अब तक समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है और वह अपनी शक्तियों को जागृत करने लगे। इतना तो समझ गए कि अभी उनके आसपास जो भी लोग हैं वह उनके लिए खतरा है। कारण जल्दी से आपको संभाल कर खड़ा किया और अपने पीछे करते हुए अपने मंत्र बोलकर एक तलवार अपने हाथों में जागृत कर ली। वह तलवार बहुत ही मायावी था, जो बहुत ही आसानी से करण के हाथों में आ गया। उसे तलवार को कारण ने अपने हाथ में लेकर सीधा उन नकाबपोश की तरफ बढ़ गया और उनके ऊपर हमला करने लगा। करण में पहले नकाबपोश को तो मार गिराया, पर दूसरे नकाबपोश में अपने जादू से करण को दूर फेंक दिया, जिस कारण कुछ दूरी पर जाकर बहुत तेजी से दीवार से टकराकर गिर गया। ये देखकर आरव ने अपनी शक्ति जागृत की और एक तेज रोशनी अपने हाथों से निकालकर नकाबपोश के ऊपर हमला कर दिया। रुद्र भी अपने हाथों से बंधे उससे मायावी रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर नकाबपोश सभी बहुत अच्छी तरह से दूसरों को जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा शक्तियों वाला इस जल का उपयोग किया है। ये समझकर रुद्र ने अपनी आंखें बंद की पूरी कोशिश करते हुए वह उसे जादुई बंधन को तोड़ने की कोशिश करने लगा। करण और आरव बहुत मुश्किल से उन नकाबपोशियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी युद्ध नीति तो काफी अच्छी थी, पर वह लोग बहुत ज्यादा थे और उन्हें लड़ने में महारत हासिल है, ये सब पता चल रहा था। इसलिए अब और कारण दोनों मिलकर भी उन लोगों को हरा नहीं पा रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ग्राउंड में के करने वाली तैयारी और असलियत में दुश्मनों से करने वाली लड़ाई में कितना फर्क होता है। हर कुछ सोचते हुए अपनी अग्नि तत्व की शक्ति को जागृत कर लेता है और जैसे वह अपनी तथ्य की शक्ति को जागृत करता है, उसकी आंखें एकदम से चमकने लगती है और वह आसमान की तरह अपना हाथ करके आज के बड़े बड़े गोले उन नकाबपोशियों पर आज के बड़े बड़े गोले को आदर्श आरव उन नकाबपोशियों पर हमला करने का आदेश देता है, जिससे वह नकाब सके ऊपर उन लाल और खतरनाक दिखने वाले आपके गले की बारिश हो जाती है। और यह बहुत ही अलग तरह का गोला था।
जो एक चक्र से निकालकर उनके ऊपर बरस रहा था। ये देखकर करण ने एक गहरी सांस ली और अब के बगल में आकर खड़ा हो गया। अब उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी और अब तक रुद्रदेव ने भी अपने आप को छुड़ा लिया। तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वह ये बात जान गया कि अब अभी भी कुछ चीजों में सही तरह से समझ नहीं पा रहा है और आज इन नकाबपोशियों के अचानक आ गए। आरव बहुत समय बाद अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका उपयोग करना सीख कुछ नकाबपोश तो जलकर राख हो गए, तो कुछ वापस से गायब हो गए। अब वहां पर सिर्फ कुछ धुआं और कुछ देर हुई घटनाएं की कुछ निशानियां ही थी। रुद्र और देखा है, फिर आरव के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगता है। आरव कहने लगता है, तुम इतने बड़े जादूगर होकर एक मामूली से बंधन से नहीं छूट पाए, अब तुम्हें सब ऐसे ही इतनी बड़ा जादूगर कहता है, जबकि तुम्हें हमारी रक्षा करना चाहिए। जानबूझकर अपने आप को कमजोर किया ताकि तुम्हारी शक्तियों को जान सकूं, और यह नकाबपोश तो मेरी आगे कुछ भी नहीं है, पर मैं देखना चाहता था कि तुम इस सिचुएशन में क्या करते हो। पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने अपनी इस शक्ति का उपयोग पहले ही कर लेना चाहिए था, पर तुमने बहुत समय बाद इस तकनीक को करने का सोचा या अचानक से किया। तुम्हें अपने हर शक्तियों को परखना और जांचना होगा कि तुम किस तरह से अपनी शक्तियों को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बातें नकाबपोशियों की, तुम्हें पता लगा कर रहूंगा कि आखिर इन सब के पीछे आखिर है कौन। आरव भी सोचने लगा कि अचानक से उनके ऊपर हमला करने वाला है कौन। एपिसोड 60। आरव को सोचता हुआ देखकर रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बस अपनी शक्तियों पर ध्यान दो और ऐसे इन सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि यह सारी चीज के बारे में पता करना मेरा काम है। इस विद्या निकेतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं जानकर रहूंगा कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। करण ने भी सहमति में सर हिलाया और आरव की तरह देखा उन दोनों की समझाने से और अपने ख्यालों से बाहर आया और वह दोनों लोग छात्रावास की तरफ जाने लगे। रुद्रा ने पहले आरव और करण को उनके छात्रावास में भेज दिया और फिर वह वहां से गायब हो गया और वह सीधा अपने दादाजी के पास पहुंच गया, जो बालकनी में खड़ी चांद को ही देख रहे थे। वह तो कुछ कहता उससे पहले ही दादाजी ने कहा, मुझे पता है तुम क्या बताने वाले हो, पर इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है। राजकुमार वैभव के जासूस बनाकर विद्या निकेतन में बहुत समय से छिपे हुए हैं। रुद्र, क्या दादाजी वैभव को पता चल गया कि आरव जिंदा है? वह जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, हमें कुछ करना होगा। ये हमला आरव के ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर हुआ है, रुद्रा, दादाजी ने शांत लहजे में कहा। जिसे सुनकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ, फिर कहने लगा, इसका मतलब वह नकाबपोश मेरे लिए आए थे? अगर वह नकाबपोश मेरे लिए आए थे तो वह आरव और उसके दोस्त पर हमला क्यों कर रहे थे? रुद्र मन ही मन सोचा। पर इस बार उसका कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। मैं उसे जश्न में जरूर जाऊंगा और मेरे साथ आप भी सालों पहले हो रही उसके साथ पक्षपात को मैं इस बार नहीं सहन करूंगा। वह वैभव चाहे कुछ भी कर ले, पर इस बार वह मुझे नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह भी जानता है कि मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जादूगर हूं। वह बस मुझे नुकसान पहुंचाकर यह सोच रहा था कि मैं उससे जश्न में शामिल न हो पाऊं। विद्या निकेतन की सुरक्षा के लिए यही रुक जाओ, पर ऐसा नहीं होगा। मैं तो उसे जश्न में जाकर रहूंगा। वही छात्रावास में आरव को इतने दिनों के बाद देखना के बाद शिव और कुमार उससे नाराज होकर बैठ गए, क्योंकि इतने दिनों के बाद आ रहा हूं उनके कमरे में आया था। नहीं तो उन लोगों ने तो सोच लिया था कि और उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आदरणीय उन्हें शांति से सारी चीज समझे। इसके बाद वह कारण के साथ उसे छात्रावास बिल्डिंग की टेरेस में चला गया। वहां से पूरा नहीं पर आदि विद्या निकेतन साफ नजर आती थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बीच बीच में गहरी काली जंगल और जंगलों के बीच एक अलग ही तरह का ग्राउंड। चांद की रोशनी में आपका चेहरा चमक रहा था। तो वही कारण बस आरव के साथ खड़ा हुआ उसे इस तरह हरकत करते हुए देख रहा था। ऐसा बहुत कम होता था कि आरव एकदम से शांत हो जाए। जब से वह हमला हुआ है उसके बाद आ रहा है एकदम शांत हो गया था और वह जाकर उसके मन की बात समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह बस उसके पीछे पीछे और उसके साथ ही खड़ा रहा। कि तभी उसने कुछ देखा और उसे देखकर कारण की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि चांद की रोशनी में आरव का चमकता हुआ चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और वह आरव धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करके कुछ गुदगुदाने लगा और एक के बाद एक अलग अलग तत्वों की शक्तियां जागृत होने लगी और एक चक्र में आर के ऊपर घूम रही थी। जागृत किया था जिसके बारे में करण ने कभी देखा नहीं था, ना ही सुना था, पर उसे कुछ याद आते हैं। उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। क्या आरव के अंदर वह रहस्यमय शक्ति के बारे में जान लिया? क्या ये वही शक्ति है जो उसे दिन इसके शरीर में जागृत हुआ था? यही सारी बातें आज कारण के मन में चलने लगी, तो ही आरव बस अपनी आंखें बंद किया और शक्तियों की ऊर्जा को संभालने की कोशिश कर रहा था और वह कुछ हद तक कामयाब भी रहा। वह सभी शक्तियों को एक साथ जागृत करने में आरव की पूरी एनर्जी खत्म हो रही थी। फिर वह अपनी पूरी चक्र को एक साथ जागृत करके समझने लगा कि उसकी शक्तियों की हद तक शक्तिशाली है। वह अपने वृक्ष तत्व के आखिरी चरण के चक्र तक तो पहुंच गया, पर बाकी तत्वों के वह सिर्फ 2-3 चक्र और 3-4 जादू करना ही जान पाया है। कुछ देर के बाद आराम वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया, जिससे के पास कारण दौड़कर गया और उसे लेकर सीधा उसके कमरे में चला गया, जहां शिव और कुमार गहरी नींद में सो गए थे। कारण चुपचाप आप उसके बिस्तर पर लेटा दिया और उसके हाथ में अपना हाथ रखकर अपनी कुछ ऊर्जा को आरव के शरीर में प्रसार कर दिया।
जिससे आरव की पीले पड़े चेहरे में हल्की रंगत आ गई और उसका शरीर भी अब नॉर्मल हो गया, नहीं तो वह बहुत ही ज्यादा कमजोर देखने लगा था। इतनी कम समय में अपनी सारी शक्तियों को जागृत करने से आरव शरीर पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए उसे ऊर्जा की जरूरत थी और करण के अपने शरीर की कुछ ऊर्जा आरव के शरीर में डालने से आरव पहले की तरह नॉर्मल हो गया और गहरी नींद में सो गया। कारण भी काफी थक गया था, इसलिए वह आरव के साथ उसके बिस्तर पर ही लेट गया। तुम वहीं दूसरी तरफ माहेश्वरी अपने पुस्तक को पुस्तकालय में देखकर वही एक किताब लेकर बैठ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया और अपना सर उठाकर सामने देखा तो काव्या और नील उसके सामने खड़े थे। ये देखकर माहेश्वरी की आईब्रो सिकुड़ गई और वह सामने उन दोनों को देखने लगी, जिसे देखकर काव्या माहेश्वरी के सामने मुस्कुराते हुए बैठ गई और कहने लगी, तुम और आरव काफी करीबी दोस्त लगते हो, वैसे वह क्या तुम्हारे साथ ही रहता था? पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं किसी प्रतियोगिता में देखा क्या? वह तुम्हारे गांव से है? अचानक से आरव के बारे में इतना सारी चीज काव्य के मुंह से सुनकर महेश्वरी को बहुत अजीब लगने लगा और वह काव्य को देखकर कहने लगी, तुम्हें इससे क्या? मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वह आखिर है कौन। हमारे पूरे बैच में उसके तरह कोई और जादूगर नहीं है जो अपनी शक्तियों को इतनी अच्छी तरह से काबू कर पाए और अलग अलग तत्वों को जागृत कर सके। तो मुझे बस जानना है कि वह किस गुरु के साथ अभ्यास करता था और अपने शक्तियों के बारे में पढ़ा, और उसका शास्त्र ज्ञान और मंत्रों का उच्चारण करने की क्षमता मुझे भी काफी अच्छी है। मैंने उससे पूछा भी था पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम मुझे बताओगे? तुम मेरे आरव से दूर रहो, उसकी सगाई हो चुकी है और मैं उसकी मंगेतर हूँ, और किसी दूसरे के मंगेतर के बारे में जानना किसी राजकुमारी को शोभा नहीं देता, और खास करके उसे राजकुमारी को जिसका रिश्ता पहले ही जुड़ चुका है। तो तुम्हें अभी अपने उसे उत्तराधिकारी की जश्न की तोहफे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के मंगेतर के बारे में। वैसे तुम कब जा रही हो अपने मंगेतर की साम्राज्य में? मैंने सुना है बहुत बड़ा जश्न रखा गया है। ये सुनकर काव्या माहेश्वरी को घूरने लगी और कहने लगी, मैंने तो कभी तुम्हारी सगाई के बारे में नहीं सुना, और यह कब हुआ? तुम उसके मंगेतर कैसे हो सकती हो? कभी तुम्हारी और उसकी शक्तियों में कितना फर्क है? और उसके बारे में तो मैंने कुछ, इसके बारे में तो मैं कुछ। तुम्हारे जाने ना जाने से मेरा क्या है? बस बात इतना है कि वह सिर्फ मेरा है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लड़की उसके आसपास लटके। मैं तुम्हें बस समझ सकती हूँ, नहीं तो बाकियों का मैंने क्या हाल किया है वह तुमसे छुपा नहीं। फिर भी तुम मुझसे बात करने आ गई। काव्या का ईगो हट हो गया और बोर्ड माहेश्वरी के सामने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से से कहने लगी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलो मत कि तुम एक आचार्य जी की बेटी हो जिसका शास्त्र ज्ञान काफी उच्च कोटि का है, पर मेरे पिताजी से बड़ा नहीं है, और मैं एक राजकुमारी हूँ। तुम्हारे राजकुमारी होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, दुश्मन या दोस्त। दोस्तों तो मैं एक बार के लिए माफ भी करूं, पर दुश्मनों के लिए मेरे दिल में जरा भी माफी नहीं है, और बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें अपना दुश्मन माना है, और इस विद्या निकेतन में इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा जादू करने बनाकर तुम्हें हराऊंगी। एक राजकुमारी को हराऊंगी, इसके बाद में बहुत शक्तिशाली राजकुमारी को हराने वाली जादूगरनी बन जाऊंगी। देख लेना, बहुत जल्द वह देना आएगा। भले ही तुम बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार के साथ शादी करके वह शक्तिशाली बन जाओगी, पर मेरे हाथों से हारना तुम कभी नहीं भूल पाओगी। अर्जुन से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर नील और माहेश्वरी दोनों हैरान हो गई। अचानक से काव्या हंसना बंद करके महेश्वरी को देखने लगी। तभी एक जादूगरनी वहां पर आए और गुस्से से उन्हें देखते हुए पुस्तक आने से बाहर जाने को कहा। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर ही माहेश्वरी और काव्य वहां से चले गए। नीला भी उनके पीछे चली गई। वह तीनों एक साथ ही छात्रावास की तरफ जाने लगी, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अनिल को तो एक आदत सी हो गई थी काव्य की खामोशी का, पर इस खामोशी में गुस्से, जलन और ईश्वर्या सब महसूस कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आया था इतने काबिल जादूगरनियां एक मामूली सी लड़के के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।